तो फ्रेंड्स, जो भी बेसिक कंसेप्ट था हमने सब कुछ देख रखा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे वीवीआई। उसके बाद मतलब जो भी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। अभी पढ़ना और है, थोड़ा बहुत और पढ़ना है। जैसे जो हमने वक्रता केंद्र देखा था, फोकस देखा था, ये सब में जो रिलेशन है उसको देखेंगे, अर्थात दर्पण सूत्र को देखेंगे, चिन्ह परिपाटी को देखेंगे। और उसमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसको सिद्ध करना होता है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे वीवीआई जो क्वेश्चन है, अगर फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर 2 नंबर 5 नंबर ऐसा में, तो इन सब जगहों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर को देख लेते हैं। अवतल दर्पण के बारे में पता है, उत्तल दर्पण के बारे में पता है। हमने अवतल दर्पण के प्रतिबिंब देखा और उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब था उसको देखा। हमने इसमें देखा था, देखिए पहले इसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर तो यहीं से मिल जाता है कि इसका उभरा हुआ भाग क्लय किया हुआ, जबकि उसका धंसा हुआ भाग क्लय किया हुआ। ठीक है, धंसा हुआ भाग, इसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ, उसका परिवर्तक सतह उठा हुआ। इसमें हमने देखा था वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, अर्थात दर्पण के आगे और दर्पण के पीछे दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात दर्पण के पीछे बनता है। इसमें जब वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है तो इसमें उल्टा भी और सीधा भी दोनों प्रतिबिंब बनता है। चूँकि वास्तविक जो होता है वो सीधा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक सीधा होता है। तो इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, तो इसमें उल्टा सीधा दोनों बनेगा। और इसमें सिर्फ काल्पनिक बनता है तो इसमें सीधा बनेगा सिर्फ। तो बस ये सब अंतर लिखना है। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर, पहला क्या कि इसका उभरा हुआ भाग क्लय किया हुआ है। ठीक है, इसका उभरा हुआ भाग क्लय किया हुआ है और इसका धंसा हुआ भाग क्लय किया हुआ है। इसका धंसा हुआ भाग क्लय किया हुआ है, ये पारना नहीं है, समझाने के लिए पारा हुआ। ठीक है, दूसरा इसका परिवर्तक सतह धंसे हुए भाग की ओर होता है। इसका परिवर्तक सतह देख रहे हैं धंसे हुए भाग की ओर होता है और इसका परिवर्तक सतह उभरा हुआ भाग की ओर होता है। तो इसका परिवर्तक सतह उठा हुआ या उभरा हुआ भाग की ओर होता है। तीसरा है कि इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है और इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब वास्तविक काल्पनिक बनता है, इसमें सिर्फ काल्पनिक, तो सिर्फ सोझा ही रहेगा ना, काल्पनिक सीधा होता है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है। जैसे कि हमने इसमें देखा था कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे बनता है, छोटा बिंदु के आकार का, बहुत छोटा, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, ऐसा बनता है। तो इसमें बड़ा छोटा दोनों बनता है। इसमें हमने देखा था फोकस पे बना था, फोकस ध्रुव के बीच बना था, तो सिर्फ इसमें छोटा बिंदु के आकार का बनता है, यानी बहुत छोटा, और फिर छोटा बनता है, यानी छोटा ही रहता है। तो इसमें बड़ा छोटा दोनों बनता है, जबकि उसमें सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनता है, इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो काफ़ी ईजी अंतर है, बस ये और इसके बारे में पता रहेगा तो अंतर ऑटोमेटिकली अपने को लिख देना है, बस समझ के। पाँचवा है, इसमें सीधा उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। इसमें सीधा, चूँकि वास्तविक है तो वो उल्टा रहेगा, काल्पनिक है तो सीधा। तो इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, तो उल्टा सीधा दोनों होगा। उसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें सीधा उल्टा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ये 5 पॉइंट था इसमें। आई होप सबको याद हो जाएगा और याद हो गया होगा, ईजी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो आपको पता है वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पहले पढ़ लिया है और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वहाँ पे हम लोग डॉट लाइन से नहीं मिलाते थे वास्तविक प्रतिबिंब में, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में हम लोग पीछे की ओर डॉट लाइन से मिलाते थे, अर्थात वहाँ पे कटान, जो प्रकाश की किरण है वो कटान होता है, कटा हुआ रहता है, जबकि यहाँ पे वास्तविक रूप से रहता है। तो एक तो अंतर ये हो गया इसका किरण में, जो आरेख से जो दर्शाते हैं वो उसमें अंतर हो गया। दूसरा और भी अंतर हो सकता है कि इसमें जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता था, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण में भी बनता है और ये उत्तल लेंस में भी बनता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की अगर बात करें तो ये अवतल दर्पण में बनता था, ये जो हमारे पास अवतल दर्पण है इसमें बनता था। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है, सिर्फ काल्पनिक बनता है। जबकि काल्पनिक इसमें भी बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, दोनों बनता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो अवतल में भी बनता है। फिलहाल हमें वास्तविक और काल्पनिक में अंतर लिखना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब
अवतल दर्पण में भी बनता है, और एक उत्तल लेंस। हालांकि लेंस हम लोग पढ़ेंगे, दो प्रकार का लेंस पढ़ेंगे, एक उत्तल पढ़ेंगे और एक अवतल पढ़ेंगे। लेकिन जो हमने यहाँ पे दर्पण में पढ़ा ठीक उसका अपोजिट, जितना हमने यहाँ पे जो फंक्शन वगैरह जो भी देख रहे हैं ना, जो अवतल लेंस में होता है, जो 6 प्रकार का प्रतिबिंब बना, वही सेम वैसा ही वहाँ पे देखेंगे जब हम लोग उत्तल, जब हम लोग क्या बोलते हैं अपवर्तन जब हम लोग पढ़ेंगे। परिवर्तन में दर्पण के बारे में, अपवर्तन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो काम इसका है वो उत्तल लेंस का वहाँ पे हो जाता है, बदल जाता है। तो इसमें 6 बना था, इसमें 6 बनेगा, फिर इसमें जैसे उत्तल में यहाँ पे 2 बना, इसी प्रकार से उसमें अवतल जो लेंस होगा उसमें 2 बनेगा। कहने का मतलब हो कि वहाँ पे जो उत्तल लेंस होगा ना, उसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनेगा। जैसा यहाँ पे अवतल दर्पण में बना, तो वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो अवतल में बनेगा और उत्तल लेंस में बनेगा, ठीक है। जबकि जो काल्पनिक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब वो सभी प्रकार के दर्पण में बनेगा, चाहे वो अवतल हो, चाहे उत्तल हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, वो दोनों में काल्पनिक बनेगा। जैसे कि काल्पनिक इसमें दोनों में बना, उसमें सिर्फ काल्पनिक तो बना तो दोनों में ना। फिर लेंस में भी वैसे ही होगा, इसमें उसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों बनेगा, इसमें सिर्फ काल्पनिक बनेगा। तो काल्पनिक सभी में बन जाता है। तो इस प्रकार से अंतर लिखेंगे इसमें क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। तो अपने को 4-5 पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट तो लिखाई जाएगा आराम से। वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। पहला, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के कटान से, जहाँ पे जैसे ये सी और अनंत के बीच में है तो इसका किरण एक एफ से हमने गुजारा, एक हमने फिर से एफ से गुजारा, तो जो समानांतर रहता है वो एफ से गुजरता है, जो एफ से जाता है वो समानांतर गुजरता है। तो समानांतर गुजरता है तो ये कटता कहाँ है, एफ और सी के बीच में कटता है। तो ये जो ये डॉट लाइन नहीं है, ये रियल है, ये रियल है। आपको दिख रहा होगा ना कि इधर ही प्रकाश गया, इधर ही लौट के इधर ही प्रतिबिंब बना, तो ये रियल है। ये ज़बरदस्ती हमने उधर जाकर मिलाया नहीं है, जैसे कि उसमें देख रहे हैं ये फोकस से जाता है इधर, और एक इधर से हमने ध्रुव से गुजारा जो इधर गया। जब उसको पीछे की ओर मिलाते हैं इसको, तो ये तो समानांतर है, लगेगा कि फोकस की ओर से आ रहा है, तो इसको पीछे की ओर मिलाया। फिर इसको हमने मिलाया ये ध्रुव की ओर, इधर तो आ गया, आई आर बनाते हुए बराबर, इधर तो आया, लेकिन इसको पीछे की ओर मिलाएंगे, लगेगा कि वो पीछे से ही आ रहा है, तो इसलिए तो पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो पीछे वस्तु जो भी होगा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये कटान बिंदु से हम लोग दिखाते हैं, कटान किरण से। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक किरणों के कटान से बनता है। तो ये एक पॉइंट तो यही हो गया कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है काल्पनिक किरणों के कटान से बनता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ये सभी के दिमाग में होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसको पर्दे पर उतार सकते हैं क्योंकि वो वास्तविक है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो ये हमने जब डिफिनेशन लिखा है तो उसी समय बताया था। तो इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। और इसमें देखिए तो यह अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस में बनता है, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो यहाँ पे वैसा भी लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस में बनता है। उत्तल, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ऐसा नहीं कि अवतल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में बनता है। जबकि इसमें देखें तो यह सभी प्रकार के दर्पण तथा लेंस में बनता है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों में बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। उत्तल लेंस अवतल लेंस उसमें भी बनेगा, इसलिए लिखा हुआ सभी प्रकार के दर्पण तथा लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब ऐसा प्रतिबिंब, यह सभी प्रकार के दर्पण तथा लेंस में बनते हैं। तो ये था हमारा, इसमें 4 पॉइंट ही है, तो इसको भी आप याद कर ले अच्छे से। तो ये था हमारा वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर। अब हम लोग नेक्स्ट VVI क्वेश्चन, अब हमारा नेक्स्ट जो VVI क्वेश्चन है, इसमें देखिए पहला जो बोल रहा है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो इसको समझते हैं पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका जो आंसर है। सबसे पहले ये हमारा अवतल दर्पण है और इसका उभरा हुआ भाग कलाई किया हुआ रहता है। तो इसमें अगर हमने ध्यान से देखा था तो जो भी किरण आता है वो किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। अगर ये F है और यहाँ पर C है तो ये जो है ना अनंत से आ रहा है कोई किरण, या यहाँ पे वस्तु रख देते हैं C और अनंत के बीच, तो ये कुछ इस प्रकार से मतलब आया और मिला C और F के बीच में। बट ये तो हमने पढ़ लिया। मेन समझना ये है कि जो प्रकाश की किरणें आता है वो दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु पे मिलता है रियल में, ठीक है, रियल में मिलता है।
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रकाश का किरण आया वो एक जगह पे केंद्रित हो गया, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे अभिसारी। अभिसारी का मतलब हुआ, जैसे हमने पहले पढ़ा था, अपसारी जो किरण पुंज था, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज, 3 प्रकार के था। अभिसारी में जो एक बिंदु पर मिलता है, अपसारी का मतलब एक बिंदु से निकल कर फैलता है, तो अभिसारी का मतलब ही होता है एक बिंदु पर आकर मिलना, केंद्रित होना। अपसारी का मतलब फैलना। तो इसको अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश की किरणें हैं अर्थात अवतल दर्पण से टकराने के बाद अर्थात परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। जबकि इसमें देखें उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतीत होगा कि एक बिंदु से किरण निकल रहा है और फैल रहा है आगे की ओर, ठीक है। अपसारी का मतलब हमने पहले भी यही समझा था कि किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकल कर आगे की ओर फैलता हुआ प्रतीत होगा वहाँ पे, ठीक है। जो हमने अपसारी किरण पुंज में देखा था वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से निकल कर आगे की ओर फैलता हुआ प्रतीत हो, यानी फैलता है, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज बोलते थे। अपसारी का मतलब फैलना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, अंदर की ओर कलय की ओर, बाहर इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो जब यहाँ पे P और C के बीच में वस्तु को रखते हैं तो देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ से समानांतर आता है तो फोकस की दिशा में ये मुड़ जाता है, लेकिन मतलब ऊपर चला जाता है, ये इधर से टकराएगा ऊपर चला जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऐसा लगेगा, अगर इधर से कोई देखेगा तो क्या लगेगा कि फोकस से आ रहा है प्रकाश की किरणें, मतलब अंदर से आ रहा है। अब एक किरण और गुजारा, कम से कम प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरण चाहिए होता है किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनाना हो। तो एक तो ध्रुव से गुजारा जो इधर से जाता है, तो इसको हम लोग डॉट लाइन से मिलाते हैं, तो वो देखिए दर्पण के अंदर कहीं पे मिलता है और एक बिंदु के समान मिलता है। और हमें यहाँ पे देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो कितना बड़ा क्षेत्र को ये कवर कर लेगा। वो सभी का प्रतिबिंब एक बिंदु बनाकर दिखाएगा अंदर, समझ रहे उत्तल दर्पण में। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि अंदर से जो है ना, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलता हुआ प्रतीत होगा, फैलता हुआ, यानी एक बिंदु से निकलकर फैलता हुआ प्रतीत होगा। और यहाँ पे जो किरण एक बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो उत्तल दर्पण में ऐसा होता है, एक बिंदु से आगे की ओर फैलता हुआ प्रतीत होगा, तो इसको बोलेंगे अपसारी दर्पण। और यहाँ पे एक बिंदु पे मिलता हुआ प्रतीत होता है तो इसको बोलेंगे अभिसारी, ठीक है। तो अपसारी में ये अंतर है। अब हम लोग आंसर देखते हैं। तो अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है, जैसे कि आप सबको पता है ये मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पे पोल होता है, तो ये PC से जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो अवतल दर्पण में या फिर उत्तल दर्पण में, दोनों दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें आएगी, प्रकाश की किरणें वो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है। किसमें? इसमें एक बिंदु पर मिल जाती है, लेकिन इसमें परावर्तन के बाद एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, यानी आगे की ओर फैलता हुआ प्रतीत होता है। तो दोनों में से बस इतना अंतर है, डिफरेंशन तो आप इजीली दे देंगे अगर समझ लेंगे तो, कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाती है या एक बिंदु पर मिल जाती है या जमा हो जाती है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। पूछ रहा था क्यों कहते हैं, तो इसलिए अपसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि इसका जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है वो परावर्तन के बाद एक बिंदु पे मिल जाती है, जमा हो जाती है। जबकि इसमें देखें तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। वहाँ पे एक्चुअल में तो होता ही नहीं है, पर फैलता है, लेकिन फैलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर तो पूछा भी जा सकता है, यहाँ से कोई बड़ा बात नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है VVI क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो अब देखिए हम लोग अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ लिए, बट उसका उपयोग नहीं देखे थे, बट इसलिए क्योंकि आगे अपने को अच्छे समझ में आए इसलिए। तो देखिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग अब देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवतल दर्पण का उपयोग, पहले तो अवतल दर्पण के बारे में आप सभी को पता है कि प्रकाश की जो किरण है वो केंद्रित कर देता है एक जगह पे। तो जैसे आपने अगर देखा होगा गाड़ी में या फिर टॉर्च में, वो एक जगह पे प्रकाश की किरणें जो है वो केंद्रित हो जाती हैं। आपने देखा होगा गाड़ी में वो चूँकि फैल जाएगा तो वो दिक्कत होगा, क्योंकि अपने को रोड देखना होता है। तो आप हेडलाइट में भी जो है ना उसी का उपयोग किया जाता है। कहाँ पे होता है? जैसे कि ये हमारे पास हेडलाइट है, ऐसा बना दिया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर मान लिया जाए यहाँ पे, तो आगे आप ऐसा समझ लीजिए जो शीशा लगा हुआ रहता है और ये हैंडल उंडल है और ये शीशा लगा हुआ है, इसका पीछे भाग में यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है सपोज, ठीक है। तो इसके इस साइड में जो है ना, इस साइड में ऐसा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण, जो इससे प्रकाश की किरणें जो टकरा कर है ना इसके और जो आएगा वो इस प्रकार से निकलेगा और वो एक जगह पे है ना वहाँ पे केंद्रित कर देगा। आपने देखा होगा जो किस प्रकार से लाइट निकलता है। तो अवतल दर्पण यहाँ पे लगा हुआ रहता है, पीछे के साइड में लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका उपयोग साइड मिरर हेडलाइट में किया जाता है, हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग, इसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, अब दाढ़ी बनाने में किया जाता है तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ कहाँ बनता है। अगर कोई इंसान यहाँ पे बैठेगा, अगर एफ यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो आपको क्या लगता है हजामत बनाने के लिए इंसान कहाँ पे होना चाहिए? हमने सब कुछ, सब केस जो है सब बता दिए। अगर यहाँ पे इंसान होगा, आपको पता है, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा उल्टा। तो इधर थोड़ी ये मतलब ऐसा थोड़ी होता है ना, कि दर्पण के इधर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा और वैसे में वो क्या कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे नहीं होता वस्तु। आपको सभी केस बताया हुआ है। लास्ट वाला जो केस था, दर्पण फोकस और ध्रुव के बीच में जो रहता है ना, फोकस और जो ध्रुव के बीच में रहता है, उसकी किरण एक तो हम लोग कहाँ से गुजारे थे, ऐसे समानांतर जो आता है, समानांतर नहीं गुजारे थे चूँकि ये वस्तु से होकर जाएगा, इसलिए एक ध्रुव से गुजारे थे, एक ध्रुव से ऐसा जाएगा। फिर वक्रता केंद्र से हमने गुजारा था कुछ इस प्रकार से, तो ये वापस इधर ही लौट जाता है। तो ये इस प्रकार से फैलता हुआ है। इसको हम लोग लास्ट में पीछे अगर मिलाएंगे ना, तो ये कहीं पे मिलेगा और जहाँ पे मिलेगा ये प्रतिबिंब होगा। तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, सीधा बनता है ये वस्तु यहाँ पे। तो दाढ़ी बनाने के लिए इंसान की जो स्थिति होनी चाहिए वो कहाँ पे होगा, पी और एफ के बीच होगा, तब उसका प्रतिबिंब उधर बड़ा बनेगा और उससे दाढ़ी उड़ी बनाएगा, ठीक है, या कुछ भी जो भी करना है। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, हजामत बनाने में। हजामत बनाने में इसका उपयोग हजामत बनाने में करते हैं। और डॉक्टर जो है, ताकि इस दर्पण का उपयोग, डॉक्टर इसका उपयोग रोगियों के नाक हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, गला उला में जो देखने के लिए है ना, ये आदि जो भी है, मुंह आदि जांच करने में करते हैं। यानी डॉक्टर इसका उपयोग मुंह, कान, नाक आदि जांच करने में करते हैं। उसको बड़ा दिखता है। आपको पता है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है जो उधर बनता है। तो बड़ा दिखता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसीलिए फिर इसका उपयोग किया जाता है सर्च लाइट में भी, इसका उपयोग सर्च लाइट में भी किया जाता है, सर्च लाइट में। और नेक्स्ट जो है चौथा या फिर पांचवा, आप इधर उधर करके लिख सकते हैं, इसका उपयोग सौर भट्टियों तथा सौर कुकर में किया जाता है। सौर भट्टी एवं कुकर में। आपको पता है अवतल दर्पण का काम क्या होता है, कि जो भी प्रकाश आया, इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। जो भी किरण आता है उसको एक जगह पे केंद्रित कर देता है, आपको पता है। तो वो जब एक जगह पे केंद्रित हो जाता है, तो अगर सूर्य की प्रकाश को इसी प्रकार से केंद्रित कर लिया जाए तो यहाँ पे तो ऊर्जा मिलेगा ना। सूर्य की प्रकाश अगर एक जगह पे जमा होगा तो उस ऊर्जा को क्यों ना काम में ले आया। तो सेम वैसा ही प्रोसेस है। इसमें जो एक ऐसा गोल सा होता है छतरी टाइप का, और उसमें जो है ना अवतल दर्पण लगा दिया जाता है। और उसके फोकस पे, जैसे कि हमने इसमें देखा था, फोकस एक हैंडल वहाँ पे लगा हुआ रहता है, जिसके फोकस पे, यानी यहाँ मान लीजिए दर्पण पूरा बिछा दिया है इधर उधर पूरा इसमें, ठीक है, इसमें, और जो सूर्य से प्रकाश की किरण आएगा इससे टकराएगा और फोकस पे केंद्रित होगा। अनंत से जो भी आएगा समानांतर, वो कहाँ केंद्रित होगा, फोकस पे हंडे लगाकर जहाँ पे इसका प्रकाश केंद्रित होगा वहाँ पे कुछ भी रख दे, जैसे अगर चावल रख दे तो वो बन जाएगा भात, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी जो है सूर्य की प्रकाश में एनर्जी होता है, तो वो वहाँ पे केंद्रित है, तो वहाँ पे हीट उष्मा तो मिलेगा ही। तो इस प्रकार से इसका काम में लिया जाता है। भट्टी में भी सेम वैसा ही दर्पण लगा हुआ रहता है, जो एक जगह पे ऊर्जा को केंद्रित कर देता है, यानी प्रकाश की किरण एक जगह पे केंद्रित हो जाता है, उस ऊर्जा को यूज करते हैं ये लोग। तो इसका उपयोग सौर भट्टियों तथा सौर कुकर में भी किया जाता है। तो ये था हमारा अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण में कुछ 2-3 उपयोग होगा, उसको भी देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का वैसे तो 2 से ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, अगर पूछा जाएगा तो
और वैसे और भी इसका उपयोग है। तो देख लीजिए उत्तल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है। आपको पता है उत्तल दर्पण जो है प्रकाश को फैला देता है, तो फैला देता है तो उसका वैसा ही उपयोग होगा। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। अपने गाड़ी का जो साइड में जो मिरर लगा हुआ रहता है, जो दर्पण लगा हुआ छोटा सा, उसमें एक बड़ा क्षेत्र को देख सकते हैं हम लोग आराम से, क्योंकि वो आपको पता है कि उत्तल जो दर्पण था हमने देखा था, जो उत्तल दर्पण था इसमें बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। अनंत से दूर से भी जो आ रहा है, या फिर पोल और अनंत के बीच में भी कोई अगर वस्तु है तो उसका भी प्रतिबिंब कहाँ पे बनता था, फोकस और इधर, फोकस और ध्रुव के बीच में बनता था, हमने बताया था छोटा बनता है। तो वो बड़ा सा क्षेत्र को, चूँकि आपको पता है ना ये इधर चला जाएगा और ये इधर जो आएगा इधर, अब देखिए ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एक बड़ा सा क्षेत्र को कवर कर लेगा और ऐसा लगेगा उसका सारा जो है ना, सारे को खींच के लाएंगे कहाँ, फोकस पे मिलेगा वो, यानी फोकस पे वो सारा वस्तु दिखाई देगा जहाँ जहाँ ये प्रकाश जाएगा बाहर। तो एक बड़ा क्षेत्र को कवर करता है ये, इसलिए हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये क्वेश्चन भी देखेंगे कि साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो एक बड़ा क्षेत्र को कवर करता है, तो इसीलिए तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि एक बड़ा सा क्षेत्र को देख सके उस सामने साइड मिरर में, है ना। और उसके बाद सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ताकि इससे जो रोशनी मिले चुकी है तो फैला देता है रोशनी को, तो इसे दिखे, मतलब दिखे ऐसा ही सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी के लिए, पर जो इससे रोशनी मिले जो परिवर्तन होने के बाद, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है सड़क के किनारे। फिर गलियों में भी, लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, गलियों की लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये फैला देता है ना। तो ये था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट VVI जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अब ये हमारा लास्ट VVI क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बहुत कुछ देखना है, अभी थोड़ा बहुत और है, चिन्ह पर पार्टी, और उसके बाद इसमें जो सिद्ध करने वाला है जो कि इम्पोर्टेड है। तो चलिए हम लोग VVI नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। अभी भी हमने पहले चर्चा किया था। उत्तल दर्पण में क्या होता है आपको पता है, अभी हमने बताया था ना कि उत्तल दर्पण जो है ना एक बड़ा सा क्षेत्र को कवर करता है, बड़ा सा क्षेत्र को हम लोग देख सकते हैं एक छोटा सा मिरर में, और इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा बनता है, दर्पण के अंदर बनता है, और यही सब के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो ये हमने बताया बहुत बार, इसको बताना जरूर नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी अधिक होता है, वो बड़ा क्षेत्र को कवर करता है। आपको पता है ना कि ये फोकस पे अगर मिल रहा है, जो भी प्रकाश की किरणें हैं ना, वो कहाँ पे मिलता है, फोकस पे मिलता है। अब इससे ऐसा भी किरण आएगा, तो ये जो है यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिला है, फोकस पे मिलता है। एक बड़ा क्षेत्र को देख रहे हैं, इधर उधर प्रकाश की किरणें जो भी यहाँ इधर उधर और बहुत सारे किरण जो भी जाएगा, तो बड़ा क्षेत्र को कवर करेगा। बड़ा क्षेत्र को अपन यहाँ पे देख सकते हैं, दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी अधिक होता है, तथा इसमें बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी अधिक होता है, तथा इसमें बनने वाला प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, तथा वस्तु से छोटा बनता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। तो आई होप ये भी इजी था। तो वीडियो को पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।